नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लेटेस्ट अल्टीमेटम के बाद दुनिया मानकर चल रही है कि आज रात, मंगलवार की रात, आधी रात के बाद ईरान पर अमेरिका जबरदस्त हमले करेगा, बमबारी करेगा, ईरान के पावर प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स को उड़ा देगा, अगर ट्रंप की माने तो। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा करेगा? और अगर ऐसा करेगा तो ईरान की क्या तैयारी है? ईरान कैसे जवाब देगा? ईरान कैसे रिटेलिएटरी एक्शन करेगा? इस पर भी पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप ने जिस तरह से कल कहा कि एक रात में मैं ईरान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दूंगा, ईरान के पास ना तो कोई पावर प्लांट्स बचेगा, ना कोई ब्रिज बचेगा, और ईरान को आज भी मैं छोड़ दूं, जंग से बाहर आ जाऊं तो 20 साल लगेंगे, और अगर ये हमले हमने किए तो ईरान 100 साल पीछे जाएगा। और बार बार स्टोन एज की बात तो ट्रंप करते रहे। सवाल उठता है, ये जंग 38 दिन चल चुकी है, अमेरिका को जिस तरह से ईरान ने पसीने छुड़ाए पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सवाल यह कि आज की रात क्या होने वाला है। ट्रंप ने 8 PM ईस्टर्न टाइम बताया, ईरानी समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे, भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे। हमारे साथ एक खास मेहमान फिर से हैं, ईरान से, भारतीय हैं, सैयद आकिब जैदी साहब, स्कॉलर हैं, ईरान में रहते हैं। मैंने आज फिर उन्हें आमंत्रित किया समझने के लिए कि ईरान में क्या चल रहा है, क्योंकि एक खबर आई ईरान के एक मंत्री के हवाले से कि अपील की गई है कि ईरान के इंटेलेक्चुअल्स, प्लेयर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट, ये सब लोग जो ईरान के पावर प्लांट्स हैं वहां ह्यूमन चेन बनाए, मानव श्रृंखला बनाए। ईरान, जाहिर है, IRGC, ईरानी मिलिट्री अपनी तैयारी कर रही होगी, लेकिन ईरानी आवाम किस तरह से सोच रही है, इसको लेकर भी कई खबरें आई है। 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे ईरानी हैं जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लेने की हामी भरी है। कई तरह की खबरें हैं। तो मैं सीधे आकिब जैदी साहब से समझना चाहूंगा। पहला सवाल तो वही होगा आकिब जैदी साहब, चूंकि ट्रंप का बयान है और सारी दुनिया उस बयान के मद्देनजर, हालांकि ट्रंप ने अपने बयान से कितनी बार पलटी खाई उसका भी रिकॉर्ड है, अल्टीमेटम कितनी बार दिया, धमकियां कितनी बार दी उसका भी रिकॉर्ड है, और कितनी बार ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सब कुछ तबाह बर्बाद, नेवी, एयरफोर्स सब बर्बाद हो गया, और उसके बाद एक ही दिन में, या कहें 24 घंटे में, ईरान के 2 जेट, 3 हेलीकॉप्टर, 5-6 ड्रोन गिराए गए, वो भी रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी अब इन ताजा धमकियों के मद्देनजर सवाल यही कि ईरान की क्या तैयारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं, ये अमरीकी राष्ट्रपति की जो ताज़ा बयान है, उसी के ताल्लुक से। देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी है कहना, अगरचे आपके दर्शक इस बात को जानते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है बार-बार कि अमरीका जो कुछ कर रहा है, वो इल्लीगल है, वो वॉर क्राइम है। इस जंग का आगाज़ भी इल्लीगल है, यानी जंग शुरू करने के लिए भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून है, उसका उल्लंघन करके जंग शुरू की गई, उसके बाद से बहुत सारे और वॉर क्राइम भी हुए। जो वो कह रहा है कि मैं करूँगा और अमेरिका करेगा, वो करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले ये दर्ज हो जाए कि ये सारी वॉर क्राइम की ही बातें हैं, और जब बाद में कार्रवाई होगी और सज़ा दी जाएगी, तो ये सब एविडेंस जमा हो रहा है कि जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर कह रहा है कि मेरा इरादा है वॉर क्राइम करने का, तो अगर करता है तो एविडेंस बहुत ही मजबूत होगा। तो ये अत्याचार की सारी बातें हैं। दूसरी बात, अगर अत्याचार की हो रही है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अत्याचार जो हम सब पर हो रहा है इस जंग में, आप पर भी, मुझ पर भी, सब पर ये है कि हम ट्रंप जैसे सनकी आदमी की बातों पर हमें डिस्कस करने के लिए हम एक तरह से मजबूर होते हैं। ये खुद मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अत्याचार है कि एक आदमी जो कुछ भी बोलता है और फिर बोल के पलट जाता है। चाहे वो कहता है मैं नहीं मारूँगा, मारता है। जब कहता है मैं मारूँगा तो डर के मारे नहीं मारता है। लेकिन फिर क्या करे, अब वो ऐसी पोस्ट पर बैठ गया है जैसा अमेरिकन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। 2 बार तो इम्पीच हो चुका है अमेरिका की हिस्ट्री में, पहली बार एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है, 2 बार इम्पीच हुआ है लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट बना हुआ है। उनका सिस्टम कोलैप्स पहले से ही हो रहा था इस जंग की, जिसकी निशानी ये है कि ट्रंप जैसा आदमी दूसरी बार बन सका प्रेसिडेंट, और इस जंग की वजह से और भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोलैप्स हो रहा है, तो हमें बात करने पर हम मजबूर हैं। तो यहाँ पर उनके इस टाइप के बयान को लेकर कोई ख़ास यहाँ पर मसला नहीं है। यानी ये कहें कि क्योंकि उन्हीं ने कह दिया है कि 8 PM ईस्टर्न टाइम तो आज कोई खलबली मची है, या कल रात कोई नई बात, जो कल रात जो मिलियंस की तादाद में निकले रहते हैं सड़कों में हर रात, तो कल रात के प्रदर्शनों में कोई नया कुछ बात ही नहीं, यहाँ जंग चल रही है। पता है कि ये बयानात आ रहे हैं,
इन बयानात को सीरियस लिया भी जाता है, नहीं भी लिया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बयानात से। ये बयान आए या ना आए, ईरान की स्ट्रैटेजी, चाहे वो जनता की स्तर पर हो, जो सड़कों पर, चौराहों पर है, या जो फ़ौज है, जो हुकूमत है, एक वाहिद यूनाइटेड स्ट्रैटेजी से काम चल रहा है कि ये जंग जारी रहेगी जब तक अमेरिका की कमर नहीं टूटती और जंग का पूरा जो सामान है वो खत्म नहीं होता कि कभी भी दोबारा वो जंग अगर चाहेंगे भी क्योंकि वो सुधर तो नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो ऐसे बनाए जा सकते हैं, नाकारे बनाए जा सकते। तो नाकारा बनाने की उनको कोशिश है वो जारी रहना चाहिए। ये बयान आया, नहीं आया इसका कोई फ़र्क नहीं। जो आप वज़ीर का कह रहे हैं बयान कि लोग ह्यूमन चेन बनाएँ, मैं यहाँ मीडिया में देख रहा था। यहाँ मीडिया में कोई ख़ास उसको कवरेज नहीं मिल रही है और मुझे यहाँ पर कोई बहुत उसको महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है ये बयान। इससे पहले भी ईरानी ह्यूमन चेन बना चुके हैं। मेरे ख़्याल में 2-3 हफ़्ते पहले के मैंने वीडियोज़ देखे थे कि जब किश्म आइलैंड पर हमले की बात थी, ख़ार के पर हमले की बात थी और कुछ आइलैंड्स को ज़्यादा टारगेट करने की बात हो रही थी। तो आइलैंड के जो लोग थे, उन लोगों ने बनाया था, ह्यूमन चेन बनाया था। मकसद ह्यूमन चेन बनाने का बुनियादी तौर पर ये दिखाने के लिए कि हम हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। हम मकसद तक पहुँचेंगे, चाहे जो हो जाए। तो हो सकता है आज ह्यूमन चेन भी बने, ना बने, यहाँ इतना अहम ये विषय यहाँ लोकल मीडिया में या लोकल माहौल में नहीं बना है। ये खबरें मैंने देखी है ईरानी खेल एवं युवा मामलों के मिनिस्टर हैं उनके हवाले से अल जजीरा से लेकर तमाम चैनल पर है। तो इसलिए मैंने जिक्र किया। दूसरी बात कि एक म्यूजिशियन का वीडियो आ रहा है स्क्रीन पर, चाहें तो वो वीडियो दिखाएं, जो किसी पावर प्लांट के बाहर म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। जाहिर है जंग के साए में संगीत का एक दुनिया को संदेश देने का इरादा है। पता नहीं, जैसे ये तो है, ईरान से आई है तस्वीर आज। इनका नाम है अली खासमारी। अगर नाम मैं सही उच्चारण कर रहा हूं तो आप इसको सुधार दें। तो इस तरह की तस्वीरें आ रही है और जो आपने कहा जैदी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वार क्राइम है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहता है कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर प्लांट्स को, एनर्जी प्लांट्स को, डीजल प्लांट को उड़ा देंगे, तो उसका असर आम जनता पर होगा, आवाम पर होगा और ये वार क्राइम है। ये कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां अमेरिका और इजराइल है, और जो अमेरिका और इजराइल कर रहा है, आज नहीं दशकों से जो करता आ रहा है, उनके लिए वार क्राइम मायने रखता तो गजा में हजारों मासूमों को, बच्चों को हॉस्पिटल्स पर बमबारी करके जो मारा है, वो नहीं करते। लेबनान में जो लोग मारे जा रहे हैं अंधाधुंध इजरायली बमबारी में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग एक कसूर है जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। साउथ लेबनान में अपने घरों से 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, उनका भी कोई लेना देना नहीं। तो ये जो रिजीम है अमेरिका की, इजराइल की और वहां की जो लीडरशिप है, उनके लिए वार क्राइम मायने नहीं रखते। और मैं मानता हूं कि तमाशबीन आज की तारीख में यूएन से लेकर दुनिया की वो ताकतें, नेटो देश तो उनके सामने मजबूर है। नेटो को वो कागजी शेर, पेपर टाइगर, कावर्ड सब कह चुके। अब बात ये आती है, वापस वहीं लौटते हैं कि अभी तक ट्रंप ने धमकियों की म्याद, अल्टीमेटम की टाइमलाइन कई बार बढ़ाई। लेकिन अब जो खबर, जो कल उन्होंने कहा और उसके बाद जो दुनिया के अखबारों के हवाले से खबरें आ रही है कि ईरान की तरफ कुछ शर्तें आई, ईरान ने उस शर्तों को मानने से दो टूक इनकार किया। ईरान की तरफ से कुछ शर्तें गई जिसमें है जंग को परमानेंटली बंद करो, हमें ये गारंटी दो कि ये सिर्फ टेम्पररी सीज फायर नहीं होगा, परमानेंट सीज फायर होगा। कुछ और बातें कही गई कि वेस्ट एशिया से अमेरिकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हटे। तो इस तरह की शर्तों की बात आ रही है। आज भी मैं देख रहा हूं एनवाईटी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में 10 पॉइंट एक फॉर्मूले की बात है जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान और तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, इन देशों की मध्यस्थता हो रही। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि कोई डील होगी, सहमति होगी, जंग खत्म करने का रास्ता होगा, या आपको बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि कल सुबह ईरानी टाइम के मुताबिक जब अल्टीमेटम खत्म हो गया तो जैसे ट्रंप ने कहा पुल और पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे? आप निश्चिंत हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है? मैं निश्चिंत नहीं हूँ कि ट्रंप क्या करेगा, ये मुझे लगता है कि इस वक़्त तो ट्रंप को भी नहीं पता है। शायद वो कल सुबह सोचेगा कि उसे क्या करना है। हो सकता है वो हमले का भी आदेश दे, हो सकता है कि वो जैसे कि उसका पैटर्न ज़्यादातर रहता है कि वो पीछे हट जाता है। आपने भी सुना होगा
दुनिया में अब एक एक्रोनिम चल रहा है टैको, TACO कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? बिल्कुल आपने भी हुँ, सुना है कि हुँ, ट्रम्प हुँ, ऑलवेज़ चिकन्स आउट। हुँ, तो हो सकता हुँ, है दोबारा उसका मुज़ाहिरा करे, हो सकता है कि उस दिन मतलब पता नहीं कुछ नशे की हालत में वो कुछ हमला भी कर दे, कुछ भरोसा नहीं। तो मैं उस पर इतना ज़्यादा हमें वो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या करेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा उसे भी नहीं पता। बात ये है कि ये जंग किस दिशा में जा रही है और जो आपने जो शांति प्रस्ताव का ज़िक्र किया उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये चाहे वो हमला करे, चाहे ना करे, जो दिशा इस जंग की है उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर वो ये वॉर क्राइम्स की फ़हरिस्त में अपनी और नई वॉर क्राइम्स दर्ज करता है इस धमकी पर अमल करके अगर करता है, तो मेरे हिसाब से जो परिणाम इस जंग का होना है, वो और जल्दी हासिल होगा और बड़े पैमाने पर हासिल होगा क्योंकि जैसे-जैसे वॉर क्राइम करेगा, तो ईरान के लिए भी पूरे वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन में ये मुमकिन हो जाएगा कि वो और बड़े पैमाने पर एक्शन ले। अलबत्ता ईरान ने आज तक वॉर क्राइम नहीं किया है, न करने की धमकी दी है और न करेगा। लेकिन उसके लिए नॉन वॉर क्राइम के ज़रिए मिलिट्री टारगेट, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को टारगेट करने का मौका और फराहम हो जाएगा और दुनिया पूरी कहेगी, हाँ, सही कर रहा है ईरान। और इसलिए और बड़ी जीत और जल्दी हासिल होगी। तो परिणाम चेंज नहीं होगा, परिणाम की टाइमिंग चेंज हो सकती है, परिणाम का जो स्केल और साइज़ है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। अगर ये वॉर क्राइम होते हैं तो और ज़्यादा बड़ी जीत ज़्यादा जल्दी ईरान के लिए हासिल हो सकती है। और अगर नहीं तो और टाइम लगेगा वो जीत हासिल करने में और शायद इतनी बड़ी जीत ना हो। तो ये तो उसके ताल्लुक से। जो प्रस्ताव शांति प्रस्ताव रखे जा रहे हैं अजीत जी, वो हुँ, उसके ताल्लुक से मैं कहना था कि जंग आप भी जानते हैं कि जंग अ, वो ज़माना गया कि हम लोग सोचे कि जंग सिर्फ़ असलहे से लड़ी जाती है, सिर्फ़ फ़ौजियों के दरमियान लड़ी जाती है, ऐसा नहीं है। जंग बुनियादी तौर पर हाइब्रिड फ़ॉर्मेट में लड़ी जाती है, यानी मीडिया और कम्युनिकेशंस में उसका एक बड़ा किरदार है, डिप्लोमेसी के मैदान में भी लड़ी जा रही होती है, आर्थिक मैदान में भी लड़ी जाती है, एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से तमाम मैदानों में लड़ी जाती है और इस जंग में हम देख रहे हैं। एक मैदान उसका डिप्लोमेसी है जैसे मैंने कहा, तो उसके अंदर मैसेजिंग, सिग्नलिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि पहले भी प्रस्ताव आ चुके हैं अमेरिका के नाम से मीडिया में कुछ लीक किए गए, फिर ईरान ने अपने नाम से कुछ लीक करवाए मीडिया में। तो ये सब सिलसिला चल रहा है। ईरान के लिए ज़रूरी है कि वो सिग्नल देता रहे कि भई हम एक रैशनल एक्टर हैं, जो कि है। हम जंग के फ़ेवर में नहीं है कि हम पर कोई जुनून सवार हो गया है जंग लड़ने के लिए। हम लॉजिकली इस जंग को लड़ रहे हैं। तो जिस तरह मैदान में हम बॉम्बिंग, बमबारी भी लॉजिकली कर रहे हैं, अंधाधुंध कहीं पर डैमेज नहीं है। हत्ता कोई अमेरिकी बेस भी नहीं है अजीत जी जिसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिकी बेस भी टारगेटेड उसकी चंद इमारतों को ऐसा नाबूद किया जाता है कि वहाँ छोड़ के भाग जाए। क्योंकि आखिर ईरान और यहाँ के लोगों को यहीं रहना है। उसको बर्बाद करके क्या मिलेगा? जब अमेरिका चला जाएगा तो बर्बाद मलबे का ढेर उठाना पड़ेगा, दोबारा से कुछ बनाना पड़ेगा, इसीलिए कम डैमेज पहुँचाता है। इसी तरह से जो उसकी रैशनैलिटी है पूरी ईरान की जंग में, तो वो ये भी सिग्नल दे रहा है कि देखिए, हम बातचीत भी कर रहे हैं, हम शर्तें भी रख रहे हैं। आप हमें इसमें घेरे नहीं, दबाव में ना लीजिए कि दुनिया में जैसे आपने एक बार कोशिश की कहने के लिए, ये कैसा मुसलमान देश के पड़ोसी मुसलमान देशों पर हमला करता है, कोशिश की इसमें घेरने के लिए, लेकिन वो नाकाम रही कोशिश, उसको भुला दिया गया। फिर ये कोशिश की, जो अभी भी कुछ हद तक जारी है, कि ईरान की वजह से देखो वियतनाम में, थाईलैंड में, फलाँ देश में जो है वो गैस की, तेल की कमी हुई। ईरान जो है वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है। ये कोशिश की गई, घेरने की कोशिश की गई, नाकाम हुए जो और अब ज़्यादातर देश कह रहे हैं कि अमेरिका है जो ज़िम्मेदार है इन मुश्किलात के लिए, भई उसने क्यों ये जंग को शुरू किया? तो उसी के तहत एक घेरने की कोशिश ये होती है कहने के लिए कि देखो ईरान पे क्योंकि इतना पूरा बैकग्राउंड है इस्लामोफ़ोबिया का दुनिया के भेजे में उसका जो कूड़ा भरा हुआ है 2-3 सदियों से, आसान होता है कहने के लिए कि जहाँ पर मुस्लिम मौलाना रूल कर रहे हैं, ये लोग सबको ख़त्म करना चाहते हैं। अपने ही अवाम को मरवा रहे हैं, दुनिया को भी बर्बाद करेंगे, इर्रेशनल है। और दुनिया को ट्रेन किया गया है 2-3 सेंचुरीज़ से कि ये सिग्नल को एक्सेप्ट करे। तो उसका भी मुकाबला करना है और इसलिए हमेशा सिग्नल देना है हम रैशनल हैं, हम बातचीत करने चाह रहे हैं, प्रपोज़ल भी सामने रख रहा है, लेकिन ये प्रपोज़ल आप भी जानते हैं अजीत जी, ये प्रपोज़ल ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि अमली तौर पर इफ़ेक्टिवली इस ईरानी प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस है अमेरिकन सरेंडर। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो बहुत खूब, अमेरिका का सरेंडर फ़ौरन हासिल हो गया। लेकिन अभी अमेरिका सरेंडर के नुक्ते तक पहुँचा नहीं है। उसके लिए जंग और जारी रहना पड़ेगी और उस वक़्त वो आएगा समय कि ये शर्तें बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम शर्तों को आखिर अमेरिका कबूल करेगा।
जो खबरें आ रही है सरेंडर पर, हमने आपसे 2-3 बार बात की समझने के लिए कि जब आप कहते हैं अमेरिकन सरेंडर तो उसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैं उस पर रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो कल खबर आई थी, आप चूंकि बहुत वाबस्ता रहते हैं, अवेयर रहते हैं खबरों से, दुनिया भर की खबरों से, कई बार मुझे हैरानी भी होती है। कल जो एक्सियोस में खबर आई थी अमेरिकी वेबसाइट में, जिसमें कहा जा रहा था कि 45 दिन का कोई टाइम फ्रेम पर बात हो रही है। आज जो एनवाईटी में खबर आई है उसमें आ रहा है कि ईरान की तरफ से कहा गया कि वही एक तो गारंटी कि हमले ना हो, उसकी गारंटी, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले खत्म हो और सभी तरह के सैंक्शन हटा लिए जाएं, और शिपिंग मार्ग जो है हॉर्मुज, वो एक जहाज के लिए वहां $20 लाख ईरान और ओमान मिलकर ले, चूंकि उसका टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल है और दूसरी तरफ ओमान का। तो इस तरह की बातें आई है, और ईरान अपनी हिस्सेदारी का उपयोग अमेरिकी इजरायली हमलों से जो स्ट्रक्चर खत्म हुए हैं उसके पुनर्निर्माण में करे और मुआवजा दे। तो क्या इस तरह की कोई जानकारी है? मैं एनवाईटी पढ़ रहा हूं जो हर समय जी। अपडेट हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसी पर चिंतन मंथन हो रहा है कि अगर डील कोई होगी, कोई सहमति बनेगी, तो वो क्या मुद्दे होंगे? जंग में ऐसा होता है, 2 कदम वो भी हटता है, 2 कदम वो भी हटता है। अजीत जी, ईरान 47 साल से एडजस्ट कर रहा है और वो जो कदम उठा सकता है वो नहीं उठा रहा है, और 47 साल तक उसने दुनिया को ये मौका दिया, अमेरिका को ये मोहलत दी कि वो होश में आए, और दुनिया को ये मौका दिया कि वो हक का साथ दे। स्ट्रेटेजिक पेशेंस 47 साल से, जेसीपीओए हुआ न्यूक्लियर डील में, जो ईरान के एनपीटी के तहत बाज़ उसके हक हैं, ईरान ने कहा चलो ठीक है, इनमें से बाज़ अपने राइट्स हम फिलहाल गिव अप कर देते हैं। बहुत ऐसी और मिसालें हैं। वो पीरियड अब खत्म हो चुका है। ये जंग में ईरान का मकसद टिके रहना नहीं है, और मैं फिर दर्शकों को सब तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि वो दिन गए कि ईरान ये जंग में सोच रहा है कि अगर हम टिक गए तो हम जीत गए। वो आज से 40 साल पुरानी जंग थी। वो भी जंग में पूरी दुनिया को लेकर अमेरिका, यूएसएसआर आए थे ईरान से लड़ने। सद्दाम सामने चेहरा था, पीछे सब बैकिंग पे सब लोग थे। उस जंग में अभी ईरान नया-नया आज़ाद हुआ था, और उस जंग के दौरान यूएसएसआर या अमेरिका पावरफुल भी था उस ज़माने में। वहाँ पर ईरान का मकसद था कि हम टिके रह जाएँ, और टिका रहा 8 साल की जंग में, और वो उसकी बड़ी जीत थी। लेकिन अब 40 साल गुज़रने के बाद और 40 साल की तैयारी के बाद ईरान अब टिकने के लिए जंग नहीं लड़ रहा है, ये घुटने टिकाने के लिए जंग लड़ रहा है। तो इसको एक्सेप्ट अभी करने की ज़रूरत है। अभी तक मैं देखता हूँ, मैं इंटरव्यू देता हूँ, अभी भी बहुत जगह इस टाइप की बात होती है, ईरान कब तक टिकेगा? या ये बात होती है, ईरान समझौता क्यों नहीं करता? या ये बात होती है कि तारीफ़ जब ईरान की होती है, तो कहा जाता है मान गए उसके जज़्बे को। भाई सिर्फ़ जज़्बे को क्यों मान गए? उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी प्लानिंग, उसके रिसोर्सेज़ को क्यों नहीं मानते? वो जो पुरानी हमारी मेंटालिटी है कि प्लानिंग स्ट्रैटेजी तो सिर्फ़ गोरे कर सकते हैं, रिसोर्सेज़ तो उनके पास होते हैं। अगर कोई गोरों के अलावा कोई जीतता है जंग, तो सिर्फ़ अपने जज़्बे की वजह से। वियतनामीज़ अगर जीते तो वाह! क्या देश प्रेम था। यकीनन देश प्रेम था, यकीनन बहुत जज़्बा था। ईरान में भी वो सब है, उसके अलावा ईरान में स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, मटीरियल रिसोर्सेज़ है। इस ये जंग डेविड और गोलायत की जंग नहीं है कि कहें कि अमेरिका सुपर पावर, ईरान अंडरडॉग, और अंडरडॉग देखो जीत रहा है। ये 40 साल पुराने वाले तस्वुरात हैं। इस वक़्त 2 बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबला है। एक अमेरिका जो अपने बुढ़ापे में पहुँच गया है आखिरी दिन में, लेकिन अभी भी पावर है उसके पास। और ईरान जो बहुत पावरफुल था और अभी भी है, लोग अब पहचान रहे हैं उसके पावर को। तो ये मुकाबले में ईरान अब घुटने टिकाने के लिए, दुनिया बदलने के लिए इस जंग को लड़ रहा है। इसीलिए हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट ना करें। जो ट्रेंड्स अभी जारी हैं, उसमें ईरान के फ़ेवर में है कि वो इस नाजायज़ जंग के बहाने जो उसके ऊपर थोपी गई है, जो वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, उसके बहाने उस मौके को पूरा फ़ायदा यूज़ करके हमेशा से इन ज़ालिमों का जो डोमिनेशन है इस वेस्ट एशिया के रीजन में, उसको खत्म करे, ताकि पलट कर दोबारा ना ईरान पर ज़ुल्म हो सके, ना फ़िलिस्तीनियों पर ज़ुल्म हो सके, 100 साल से ज़्यादा हो गए, ना यमन में जेनोसाइड हो सके, ना लेबनान में बार-बार जंगें थोपी जाएँ, ना इराक के वो हालात हो, ना सीरिया को एक फ़ॉरेन कॉलोनी बनाया जाए। इस पूरे इलाके में पीड़ा है अजीत जी, और पीड़ा बहुत पुरानी है।
उस पीड़ा को खत्म करने के लिए हमेशा के लिए इस एरिया के लिए फिलहाल ये जंग लड़ी जा रही है। यहाँ टिक पाना कोई अब अचीवमेंट नहीं है ईरान के लिए, वो 40 साल पुरानी जंग थी। यहाँ घुटने टिकाना टारगेट है। ये जो साम्राज्य है अमेरिका, इस्राइल, एप्स्टीन गैंग के घुटने टिकाना। लेकिन एक बात तो है ना, ये सही है कि सिर्फ हौसले से मिसाइलें नहीं चलती। मिसाइल चलती है अगर 2000 किलोमीटर, तो हौसला नहीं जा रहा है, वो मिसाइल जा रही है। और उसके बाद भी अगर सीएनएन की कोई रिपोर्ट आती है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से कि 50% से ज्यादा मिसाइलें अगर ईरान में अंडरग्राउंड है, मिसाइल सिटी में है, और वो मिसाइलें रोज दागी जा रही है। कल भी हाइफा में गिरी मिसाइल, आज भी कहीं वेस्ट एशिया में कहीं किसी स्ट्रक्चर पर गिरी, तो जाहिर है हौसला जज्बा नहीं है, मिसाइल और टेक्नोलॉजी है और तैयारी है। तभी इतनी बॉम्बिंग के बाद जब अमेरिका 10 बार नहीं 50 बार कह चुका कि उनकी मिसाइल पावर खत्म हो गई, उसके बाद भी हर रोज मिसाइल गिर रही है, दागे जा रहे हैं। और 3 दिन पहले ही हमने देखा भाई F-35 को मार गिराना हो या हेलीकॉप्टर्स को, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये रिकॉर्ड बनाया, सही है। अब बात आती है, इसमें एक अप्रिय स्थिति भी है कि जो ट्रंप ने कल कहा कि 7 घंटे तक ईरान के स्काई में उनके जेट्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और 2 दर्जन जहाज रहे और ईरान की लैंड से, सरजमी से अपने पायलट को कहें उठाकर या रेस्क्यू करके क्रू मेंबर को ले गए। तो ये तो एक बड़ी कामयाबी अमेरिका ने हासिल कर ली ईरान में। तो लोग सवाल उठाए कि इसका मतलब ईरान का क्या एयर पावर या मिलिट्री पावर बहुत न्यूट्रलाइज हो गया कि ईरान में घुसकर अमेरिका ने अपने लोगों को निकाल लिया? जी अजीत जी। अव्वलन तो देखिए ये फ़िलहाल अमेरिका का दावा है कि उसने निकाल लिया वग़ैरह, हो सकता है सही भी हो। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अभी हम बिलीव नहीं कर सकते। अगर हम इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो बिलीव भी अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। अमेरिका बहुत दावे करता है, बहुत बातें करता है, ख़ास तौर पर आजकल का ट्रम्प वाला अमेरिका। तो अगर मान लीजिए वो ले भी गए, अगर वो मान लीजिए कि ले भी गए, तो क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? पूरी जो जब अब आप भी ख़ैर आप ये शायद आपके दर्शक ये समझेंगे, एक कहावत ये हुआ करती थी, पता नहीं आज भी यूज़ होती है कि नहीं, कि लख लुटे और कोयलों पे मोहर। लाखों जो है वो लूटे जा रहे हैं और जो कोयला घर पे रखा हुआ है उसको हमने बचा के रख दिया है। क्या इससे हासिल है? आप एक पायलट को निकाल के ले गए, आपका पूरा वर्चस्व यहाँ खत्म हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा जो है न्यूज़पेपर आज से 2 हफ्ते पहले कहता है कि कम से कम 13 बेस तो बर्बाद हो ही गए हैं। हर मुल्क में अमेरिका की एम्बेसी ये ऐलान कर रही है कि जितने अमेरिकन है इस इलाके के मुल्क, जितने अमेरिकन है फौरन यहाँ से खारिज हो जाएँ, निकल जाएँ, अपनी जान बचा के चले जाएँ। और आईटी की कंपनीज़ यूँ परेशान, अमेरिकन पेट्रोल कंपनीज़ यूँ परेशान। तो उसमें आप एक पायलट को निकाल के ले गए, ठीक है, आप खुश रहिए, अगर सच है, सब में अगर भी कह दूँ, आप खुश रहिए। लेकिन जो उन्हीं ने कहा है दावा, वो मुझे लगता है कि मैं अगर मिसाल दूँ, क्योंकि ये भी खुलने वाली है थोड़े दिन में ये बातें। सितंबर 11th की मैं इसे तशबीह करना चाहता हूँ, कि तुलना करना चाहता हूँ। सितंबर 11 जो है अलबत्ता वो बहुत बड़ा वाक़या था, ये पायलट को निकालना उसके मुकाबले में बहुत छोटी चीज़ है। सितंबर 11 से जो मुझे मेल खाती हुई चीज़ नज़र आती है वो ये है कि सितंबर 11 में एग्ज़ैक्टली क्या हुआ, कौन-कौन इन्वॉल्व था, क्या था, वो उसके बारे में बहुत सवाल है, अभी क्लियर नहीं है। इतना अगर उसमें एक चीज़ क्लियर है, तो वो ये है कि जो ऑफ़िशियल रिपोर्ट में जो नैरेटिव है, उसमें बहुत मुश्किल है। यानी वो जो कह रहे हैं, वो तो नहीं है। क्या है एग्ज़ैक्टली अभी तक नहीं पता है, 25 साल से ज़्यादा हो गया और मुझे लग रहा है कि अब 25 साल तो गुज़रे, लेकिन अब 30 साल नहीं गुज़रेंगे, खुलेगा उसका राज़। मैं क्यों उससे मिला रहा हूँ? कल जो इनका ये क्लेम है कि हम पायलट बचाकर ले गए और ये सब है, समझ में आ रहा है कि बात ये नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन वहाँ हुआ, जो 200 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहाँ पर पायलट गिरा। अब कोई पायलट गिरने के बाद 200 किलोमीटर पैदल कहीं और जाएगा, वहाँ से उसको लेंगे, ये सवाल है। या इसके अंदर जो कम से कम उनके 4 हवाई जहाज़ वहीं पर ख़त्म हुए, एकदम जल गए, ध्वस्त हो गए। उन्हीं ने खुद बॉम्बिंग करके नाबूद किया, ईरानियों ने इस पर डिसएग्रीमेंट है, लेकिन ये तो एविडेंस मौजूद है कि 4 बर्बाद है, उसमें 2 C-130 हैं। C-130 अजित जी इतने ह्यूज प्लेन हैं, एक पायलट को निकालने के लिए आप इतना बड़ा प्लेन क्यों लाएँगे? कोई मायना रखता है ये? वो तो थोड़ी ये तो हैरानी समझ मुझे भी हुई कि भाई C-130 वो लैंड कैसे किया वहां पहाड़ी इलाके में, कोई एयर स्ट्रिप नहीं है। और अगर आप तो कहते हो कि उसको बॉम्बिंग करके आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो ट्रम्प ने कल भी कहा,
तो पहले लैंड कैसे किया? क्या सोच के लैंड किया और कहाँ टेक ऑफ करता? तो ऐसे हाँ, बहुत सारे सवाल इसमें हैं जो आप कह रहे हैं। बहुत सारे सवाल है। तो ये तो पता है कि वो जो कह रहे हैं वो तो बात जो समझ में नहीं आती, इतनी अकल तो दुनिया वालों के पास, हम सबके पास है कि भई वो जो आप कह रहे हैं वो तो नहीं है। तो क्या था ये? इस पर अभी पूरी तरह पर स्पष्ट नहीं है। ईरानी मीडिया में कुछ बातें हो रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि ये एक ट्रायल था, देखने के लिए कि अगर हम कहीं पर हेली-बॉर्न लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, अपनी फ़ौजियों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो ईरानी क्या उससे डील कर सकते हैं? क्या उनकी तैयारी है? ये जो लोकेशन था, ये एक जो कहा जाता है अबैंडन्ड एक एयरफ़ील्ड था। किसी ज़माने में यूज़ होता था, लेकिन बहुत ज़माने से इसको छोड़ दिया था। तो वहाँ पर अभी था, रनवे था, बहुत बुरी कंडीशन में था, लेकिन ओके, था अच्छा, रनवे। अच्छा। हाँ, तो उसको चलिए यूज़ किया। अच्छा है, ये मुझे जानकारी नहीं थी। मैं कल से इसको क्यूरियस हो रहा जी, था जी। कि जी, इतना बड़ा तो प्लेन उतरा कैसे वहाँ? हाँ। बिल्कुल, तो एक पॉसिबिलिटी है वो खुद ट्राई कर रहे थे, देख रहे थे कि भई देखें क्या होता है और उन्होंने देख लिया। वहाँ पर पता है ये फ़ेल कैसे जो भी करने आए थे वो फ़ेल हुआ और इतने उनकी बर्बादी और इतना नुकसान उसी एक ऑपरेशन में हुआ, वो कैसे शुरू होता है? ज़ाहिर-सी बात है वो उससे तो किसी तरह निकल पाए, एयर डिफेंस से किसी तरह निकल पाए। लेकिन किसने उनको नाबूद किया? वहाँ पर इत्तेफ़ाक से उसके एरिया में आस-पास 4 मामूली फ़ौजियों की एक टीम थी, अपनी गाड़ी में थे। गश्त लगा रहे थे और ज़ाहिरन उनके पास सिर्फ़ एक शोल्डर से लॉन्च करने वाली एक आरपीजी जो कहेंगे, जो रॉकेट लॉन्चर था। वो चारों के 4 शहीद हो गए हाँ, चारों के 4 शहीद हो गए। लेकिन उन चारों ने इस पूरे ऑपरेशन को ऐसा फ़ेल कर दिया कि कम से कम 4 उनके बड़े हवाई जहाज़ का वहाँ पर मलबा जल रहा है और उसके अलावा और बहुत सारे डैमेज हुए और वो यहाँ से दुम दबाकर भागे। तो उन्हीं ने ट्राई करके अगर देख लिया तो अभी तो मेन आर्मी-वार्मी तो लड़ने भी उनसे नहीं आई थी। यही 4 फौजियों ने उनका ये काम कर दिया जो इत्तेफ़ाक से उस एरिया में थे, उन्हीं ने देखा कुछ हो रहा है, अपनी गाड़ी लेकर तेज़ी से आए इसके नज़दीक और ये क उन्हीं ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरा एक एहतिमाल है, कहा जा रहा है कि शायद वो चाह रहे थे कि किसी तरह एनरिच्ड यूरेनियम को ढूँढें, निकालें, हुँ, ग्राउंड फोर्सेज़ हाँ, मुझे ये कहानी पर्सनली भी चल लगता रही है है। हाँ। हुँ, हाँ, मुझे पर्सनली लगता है इसके चांसेस कम है, लेकिन बहरहाल थियरी है, अभी भी एक थियरी है क्योंकि वो एनरिच्ड यूरेनियम को इस सड़क के किनारे थोड़ी रखा है कि आप जल्दी से रात में आएँगे, उतरेंगे, उसको पैक करके ले जाएँगे। वो तो अगर या तो वो मलबे के नीचे है, जो कहते हैं हमने जून में धमाके किए थे, या मलबे से निकाल कर बहुत सेफ जगहों पर छोटे-छोटे यूनिट्स में करके उसको ले गए, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन बहरहाल एक थियरी है, तो मैंने सोचा आपके दर्शकों के सामने वो थियरी रख दूँ। हुँ, मैं वही जो कह हुँ, रहा था अपनी बात को पलटता हूँ, वो जो कह रहे हैं कि हम आए पायलट को बचाने नहीं आए, कुछ और करने आए थे। वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ और करने आए। लेकिन जो भी था, बुरी तरह मुँह की खाई और निकले और इसकी हुँ, एक सबूत आपके दर्शक भी ये समझेंगे, जो सबसे ज़्यादा पागलपन का ट्वीट अभी तक आया है ट्रम्प हुँ, साहब का, हुँ, कि जिसके अंदर उन्हीं ने गाली भी दी और फिर जो हुँ, है वो इंग्लिश में लिख दिया अल्लाहू अकबर, इंग्लिश में तो तर्जुमा होता है अल्लाहू अकबर का, हुँ, वो भी हुँ, लिख दिया। जो उनके बावलेपन का ट्वीट आया है, हुँ, वो हुँ। इत्तेफ़ाक से इसी फ़ेल्ड ऑपरेशन के बाद आया। तो जो भी करने आए थे, उसमें इतनी बुरी हाँ, तरह मुँह की क्रेज़ी खाई, क्रेज़ी और गाली भी दी, जो मैं अब क्या गाली बोलूँ, दी एक और प्रेसिडेंट अगर हाँ, क्रेज़ी बास्टर्ड बोलता है, तो उस प्रेसिडेंट को हज़ार लानतें हैं कि ऐसा कोई हेड ऑफ स्टेट इस दुनिया में है, जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता। मैंने अपने वीडियो में भी कहा, ये सड़क छाप जी, वो बिल्कुल। भाषा है, जो कोई लिख नहीं सकता, कहीं बोलता होगा और वो प्रेसिडेंट जी, बिल्कुल, पब्लिकली लिख रहा है। तो इससे बड़ी बात लिख रहा है। शर्मिंदगी की क्या होगी? तो ये कब आता है ये ट्वीट, ये मैसेज कब आता है? इसी ऑपरेशन के फ़ेल होने के बाद जो पहला मैसेज है, वो ये मैसेज है। तो हुँ, इससे भी शायद हम जोड़ सकते हैं कि जो भी करने आए थे, गरचे हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता क्या करने आए थे। ईरानी भी नहीं कह रहे हमको पता है क्या करने आए थे। ईरानी भी कह रहे हैं अभी हम स्टडी कर रहे हुँ। हैं कि क्या-क्या मकसद था, हो सकता है उनका रहा हो। लेकिन जो भी मकसद था उसमें न सिर्फ़ ये कि फ़ेल हुए, बल्कि इतनी बुरी तरह मुँह की खाई कि अब आगे उनके बहुत सारे प्लान्स इसकी वज़ह से तब्दील होंगे और ट्रम्प साहब का सबसे ज़्यादा पागलपन का जो मैसेज और ट्वीट है, वो भी इसी शिकस्त के बाद ही वो इश्यू होता है और सामने आता है। जी, तो अब जो है आखिरी इस पे आ रहा हूँ कि आज जो आप कह रहे हैं कि जो ये खबर आई ईरानी मंत्री के हवाले से कि ह्यूमन चेन के लिए कहा गया, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ईरानी नहीं, टाइम नहीं, के नहीं, मुताबिक 2 बजे का वक़्त भी दिया। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऑथेंटिक नहीं, हो सकता है ऑथेंटिक हो, उसको उतनी हाँ, अहमियत यहाँ पर हासिल नहीं है कि कहें कि पूरा देश इसमें लग गया, हर तरफ ये है खबरों में, ऐसा नहीं है। होगी, ऑथेंटिक ओके। होगी, लेकिन जैसे बहुत छोटी-मोटी खबरें होती हैं, ये उस लेवल की फिलहाल ईरान में देखी जा रही है। तो आज रात जैसे रोज़ रात सुनते हैं अलग-अलग शहरों में हज़ारों लोग सड़कों पर आते हैं। आज रात अगर देखें
यहाँ हमने कयामत की रात लिखी है, हालाँकि हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि ऐसी कहीं भी बमबारी होती है, मरते आम लोग, मासूम लोग, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएँ हैं। मैंने अभी ईरान की एक तस्वीर देखी थी अभी, मेरे ख्याल से 5 दिन पहले कोई म्यूज़िक स्कूल था, वहाँ बॉम्बिंग हुई। मैंने देखा स्कूल में पहले हमने देखा 165 बच्चियाँ मारी गई, तो लगातार ऐसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बॉम्बिंग हो रहे हैं और जब ये इस अब इवन उस ब्रिज को जो तबाह किया, उसमें भी 13 या 14 लोग मारे गए। तो हम तो दुआ करेंगे कि ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन सिर्फ़ आखिर आखिर में ये कि क्या ये आज रात में ईरान में अलग-अलग शहरों में लोग निकलेंगे या ऐसी कोई ईरान में ऐसी कोई प्लानिंग है या ऐसी कोई बात हो रही है? जी, मैं मेरे ख़्याल में ये द आपके दर्शकों को अपडेट इस बारे में देना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए जो लोग निकलते हैं, वो उनकी संख्या मैं बता दूँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ, उसकी जो जनसंख्या, उसकी आबादी है तकरीबन 10 लाख है। और कौम, इस शहर कौम, में कौम। जी, कोम में जो है वो 10 लाख है, यानी जो हमारे इंडिया में जिसको मेट्रो कहते हैं ना, 10 लाख की आबादी हो गई तो मेट्रो हो जाता है। तो ये उस ल साइज़ का शहर है। इसके मुकाबले में तेहरान जो सबसे बड़ा शहर है, वो सवा करोड़ की आबादी है उसकी। हुँ, तो ये 10 लाख की आबादी का ये शहर है। इस शहर के अंदर इसी शहर के अंदर हर रात जो संख्या निकलती है, क्योंकि एक जगह नहीं है, हर जगह निकलते हैं। वो चंद लाख लोग हर रात कुंभ में ही निकलते हैं। यानी इस लेवल का पार्टिसिपेशन है। तो अगर कहीं पर हमें कहें कि भई यहाँ तो इस शहर में चंद हज़ारों लोग निकले थे, तो वो छोटा शहर है, 50,000 की आबादी, 1 लाख की आबादी, तो वहाँ पर हम कहेंगे चलो हज़ारों का की पब्लिक आई थी हर रात, और ये हर रात की बात है। मेरा ये अनुमान है कि आज रात और ज़्यादा निकलेंगे। क्योंकि ये तो साम ज़ा ज़ाहिर हो गया है कि इस कौम को, इस देश को, इसकी जनता को और पूरा जो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा की जितनी जनता है, जितना इनको धमकाया जाएगा और डराया जाएगा, उतनी इनकी हिम्मत और बढ़ती है, उतना इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। यानी बिल्कुल उल्टा इफ़ेक्ट होता है। जैसे इन लोग शहीद करते हैं यहाँ के बड़े-बड़े लोगों को, उसका उल्टा इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह यहाँ धमकाने और डराने से भी उल्टा इफ़ेक्ट होता है। मेरा अनुमान है कि आज रात संख्या बहुत ज़्यादा होगी और नॉर्मल से भी ज़्यादा। दूसरी बात, ये संख्या जो आज रात बढ़ेगी, अब ये 2-3 दिन तक रहेगी। क्यों? क्योंकि कल रात से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है शहीद इमाम ख़ामेनी का 40वाँ, यानी उनकी शहादत के अच्छा। 40 दिन पूरे हो रहे हैं। उसका हुँ, जो कमेमोरेशन है, उसको जो उसकी उनकी याद मनाई जाएगी, शोक मनाया जाएगा, वो कल रात से ऑफ़िशियली शुरू होने जा रहा है। परसों रहेगा और जुमे तक चलेगा। तो ये आज रात से जो शुरू होगा बढ़ेगा मजमा, ये अब बढ़ता ही जाएगा जुमे तक। और सड़कों पे जो कैफ़ियत होगी, वो वैसे भी सड़कों पर जो है अजीब और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर सिचुएशन है। वो अब नए पीक और नए रिकॉर्ड को कायम करेगी, क्योंकि अब साथ में ये भी आने वाला है। और अब आपने ट्रेंड चूँकि जो 2 ज अहम हाँ, सॉरी, आप पहले बात पूरी जी, करें। जो हाँ। जो जंग की जो ट्रेंड है, वो और मज़बूती से आगे बढ़ेगी। यानी ईरानी सोसाइटी, वो आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामेनी से लेकर हर घर का रहने वाला बच्चा, एक ही जो अलाइनमेंट, एक ही सोच रख रहा है, वो और ज़्यादा शिद्दत और ज़्यादा यूनिटी से आगे बढ़ती हुई हमको अगले 3 दिन में नज़र आएगी। जी, बताइए। अब आखिरी 2 सवाल है। एक तो चूँकि आपने कहा 40वाँ होगा अयातुल्लाह ख़ामेनी का जिनकी किलिंग 28 फरवरी को हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई 40 दिन होने जा रहे हैं, 37-38 दिन हो गए। जो नमाज़े जनाज़ा होता है, अंतिम क्रिया होती है, अंतिम यात्रा होती है, वो क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे कोई वजह है? मेरे ख़्याल में उसकी वजह समझने के लिए हम बस देख सकते हैं कि जो इसी प्रतिरोध मोर्चा की एक दूसरी और अज़ीम शख़्सियत जो शहीद हुई, और बहुत अज़ीम शख़्सियत इसमें शहीद हुई हैं, वो है सैयद हसन नसरुल्लाह, कि जो सितंबर 2024 में जिन्हें शहीद किया गया था। उनका उनका अंतिम संस्कार, उनका तदफ़ीन, उनकी जनाज़ा, ये सब कब हुआ? ये फरवरी 2025 में हुआ है। यानी तक़रीबन 5-6 महीने के गैप के बाद। क्यों? क्योंकि हालात, जंगी हालात इसको डिटरमिन करते हैं, मुख्तलिफ हालात इसको डिटरमिन करते हैं। ये जो होगा, जो इनके तदफ़ीन का होगा, मेरा अंदाज़ा है कि ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा ये ह्यूमन गैदरिंग होगी। मुझे याद है कई साल तक, और शायद अभी भी मैंने देखा नहीं, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जब मैं देखता था, चंद साल पहले तक देखता रहता था, उसके अंदर ये रिकॉर्ड था कि इमाम ख़ुमैनी जब 1989 में उनको दफ़न किया गया, तो तब तक की ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा कलेक्शन ह्यूमैनिटी का वहाँ हुआ। यानी हद से ज़्यादा, कुंभ के मेलों से ज़्यादा वगैरह-वगैरह वो वहाँ जमा हुए।
लेकिन ये 1989 की बात है। उस वक़्त ईरान की जनता की संख्या कम थी और सिर्फ़ ईरान के अंदर की ही जनता आ सकी थी। ये जो होगा मेरा अनुमान है, ये नया रिकॉर्ड कायम होगा, ये नया रिकॉर्ड कायम होगा। और बल्कि मेरा ये अनुमान है अजीत जी, आपके दर्शकों तक ये बात पहुँचा दूँ, कि मेरा ये अनुमान है कि उनका जनाज़ा सिर्फ़ तेहरान में उसको कांधा नहीं दिया जाएगा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जाएगा, जैसे शहीद आगा रईसी का गया, जैसे शहीद कासिम सुलेमानी का गया। और मेरा अनुमान है कि ईरान के बाहर भी कुछ शहरों में शायद ये जनाज़ा जाएगा। इसकी डिमांड इराक में शुरू हो गई है। इराक में एक पब्लिक कैंपेन शुरू हो गई है कि जब भी आप दफ़न करें ईरान में, आप पहले इस जनाज़े को इराक ज़रूर लाइए ताकि हम भी काँधा दे सकें। मुमकिन है ये इस पर अमल होगा और दुनिया भर से फिर लोग आके शिरकत तो करेंगे ही। तो ये सब करने के लिए जंग का खात्मा ज़रूरी है, जीत हो जाए। भई आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आएँगे तो उनके रहने का बंदोबस्त करना है, उनकी फ्लाइट्स का बंदोबस्त करना है, वो सब इस मौजूदा माहौल में मुमकिन ही नहीं है। चलिए देखते हैं ये कब होता है, जंग किस तरह से खत्म होती है और जंग का अंजाम क्या होता है। बहस लंबी हो जाएगी इस पर, लेकिन एक आखिरी सवाल जाते जाते, चूंकि आपने कुंभ का जिक्र किया कि वहां हर रोज हर रात लोग जुटते हैं और आप भी वहीं हैं। आखिरी सवाल कि आज लंदन के अखबार में, ब्रिटेन के डेली मेल में खबर छपी है कि मुज्तबा खामेनेई बुरी तरह से घायल होने के बाद, जख्मी होने के बाद सेंस में नहीं है और कुंभ में ही कहीं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो एक तरह से कोमा जैसी स्थिति में है। ये पहले भी खबर आई थी, लेकिन आज चूंकि खबर छपी है इसलिए मौजूद है, इसलिए वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या उनके निर्देश पर कोई आईआरजीसी या वहां की मिलिट्री काम कर रही है, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ कहने की स्थिति में है? भाई ये तो जिसने ये दावा किया है अगर वो कोई सबूत ला सकता है तो ठीक है, उस वक़्त बात की जाएगी। मैं तो पलट के ये कहूँगा कि वो चीज़ जो इस वक़्त ज़्यादा हमें फ़िक्रमंद करती है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अपने होश में हैं कि नहीं। वो तो हमारे पास उसके लिए तो इतना एविडेंस सामने है कि वो होश से बाहर जा चुके। इस वक़्त जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो ये है कि इज़ ट्रम्प इन चार्ज? आप जानते हैं यूएस कांग्रेस के यानी वहाँ पर अमेरिका की जो पार्लियामेंट के कई सदस्य हैं, उन्हीं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 25th अमेंडमेंट है, ये किस दिन के लिए था? इसीलिए तो था कि अगर हमारा प्रेसिडेंट जो है वो पागल हो जाए, खो जाए, मर जाए, तब हमको इमरजेंसी लागू करनी है। कह रहे भाई इसका समय आ गया है, चलो आओ इस 25th अमेंडमेंट को हमने ऐसे शो के लिए नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आओ इस पर अमल करें। तो हमारे सामने जो या दुनिया के सामने ये जो आदमी है इसकी मानसिक संतुलन के बारे में सवाल ये नहीं कि मानसिक संतुलन इसका ठीक है, ये तो पता है कि ठीक नहीं है। सवाल ये है कि कितना खराब है? क्या वो इस लायक है कि वो प्रेसिडेंट रहे? क्या वो एक्चुअली डिसीजन ले रहा है? वो जो कह रहा है कि ईरान 100% उसकी नेवी डिस्ट्रॉय हो गई, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो गया, एयर डिफेंस, क्या उसको सच्चाई बताई भी जा रही है? उसके जनरल और उसके उसके इर्द-गिर्द जो इज़राइली एजेंट हैं, कहीं उसको किसी झूठ पे तो नहीं रखे? इस वक़्त दुनिया के लिए ये प्रश्न ज़्यादा महत्व रखते हैं, बजाए इसके कि डेली मेल जैसा टैबलॉइड कोई कुछ भी बात कह दे, कोई सबूत है तो ठीक है सामने लाए फिर देखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आकिब जैदी साहब। देखते हैं आज की रात क्या होती है, क्या अमेरिका वैसे ही बमबारी करेगा जैसा ऐलान ट्रंप ने किया है। हम तो कहेंगे ऊपर वाला उन्हें सद्बुद्धि दे। वो ईरान को पागल, ईरानियों को ल्यूनेटिक कह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में पूरी दुनिया मान रही है कि एक सनक के घोड़े पर सवार ऐसा शख्स है जो ईरान पर, जिसने जंग थोपी और अब उस तरह की बातें कर रहा है जो किसी भी सूरत में वार क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब। नमस्कार, बहुत आदाब और शुभकामनाएं बहुत-बहुत हम शुक्रिया। सब की तरफ से। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का और उम्मीद है कि आगे भी बेहतर से बेहतर हालात होते जाएँगे। शुक्रिया बहुत-बहुत। शुक्रिया, थैंक यू।